हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अर्था हब। ये इमेज देख के आप समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 2000 रुपये नोट की, क्योंकि इससे बेसिकली आरबीआई ने विड्रॉल कर लिया है सर्कुलेशन से और अब आपको ये 2000 रुपये का नोट जल्दी ही देखने के लिए अब नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उससे पहले हम बात करते हैं कि 2000 रुपये का ये जो नोट है इसको बेसिकली प्रिंट करने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, क्यों ये प्रिंट किया गया था अगर आज इसको विड्रॉल ही करना था सर्कुलेशन से। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप समझिए कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें 500 रुपये और 1000 रुपये का जो नोट था वो इमीडिएट इफेक्ट से उसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, आपको याद होगा कि 8 नवंबर 2016 को बेसिकली 500 और 1000 रुपये के नोट को बैन कर दिया गया। तो उस समय बेसिकली प्रॉब्लम एराइज हो रहा इकोनॉमी में शुरू हो गई और ये कहा गया कि 500 रुपये और 1000 के जो नोट है अब वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, विड्रॉल ऑफ लीगल टेंडर। किसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ? 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट के लिए। उसको क्या बोला गया था? डीमोनेटाइजेशन कहा गया था, जिसमें 500 रुपये और 1000 का नोट कल से ही, यानी कि अगर आपके पास 500 और 1000 रुपये के नोट थे और कल आप मार्केट के अंदर लेके जाते तो कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि आरबीआई ने कह दिया था कि अब वो लीगल टेंडर नहीं रह जाएंगे। लेकिन यहां पर अगर इस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो इसके बाद में जब 500 और 1000 के नोट को बैन किया गया तो उस क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए बेसिकली आरबीआई ने कुछ नए नोट प्रिंट किए थे, जिसमें एक 2000 रुपये का नोट भी प्रिंट में था। और वो जो 2000 रुपये का नोट प्रिंट किया गया, जैसे बेसिकली अदर जो करेंसीज थी, जो अदर जो बैंक नोट्स थे, ठीक है, सॉरी करेंसी नहीं, बैंक नोट्स, अब जो दूसरे जो बैंक नोट्स थे जब वो इतने अवेलेबल हो गए इकॉनमी के अंदर, फिर 2000 रुपये का जो नोट है उसको प्रिंट करना 2018 और 19 में आरबीआई ने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव सिंपल था कि जो 500 रुपये और 1000 रुपये के जो नोट डिमोनेटाइजेशन के टाइम में बंद कर दिए गए थे, उसकी वजह से जो पैनिक था, ठीक है, उसको दूसरी करेंसी जो दूसरी नोट्स थे वो 2000 रुपये के नोट हैं या फिर अलग जो नोट नए बेसिकली आरबीआई ने इशू किए, उनसे कंपनसेट करने की कोशिश की गई और 2000 रुपये का नोट उस टाइम पर लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा, इंडिया के अंदर जब भी हम आरबीआई कोई नए नोट इशू करती है तो हमारे क्या है, इंडिया में ये आरबीआई एक सिस्टम अडॉप्ट करती है जिसका नाम है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। और ये जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है ये क्या कहता है? ये सिंपली ये कहता है कि आरबीआई के पास में 200 करोड़ रुपए के फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और गोल्ड, ये उसके पास में अवेलेबल होना चाहिए, तभी वो नए नोट प्रिंट कर सकती है मिनिमम रिजर्व सिस्टम के थ्रू 200 करोड़ रुपीस के। सो 19 मई 2023 को आरबीआई ने ये कहा कि 2000 रुपये का जो नोट है ये विड्रॉल कर लिया गया है सर्कुलेशन से और अब ये लीगल टेंडर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, विल कंटिन्यू एज अ लीगल टेंडर, यानी कि जो 2000 रुपये का नोट है ये अब भी लीगल टेंडर बना रहेगा। सिंपल सा मतलब ये हुआ कि ये 500 रुपये और 1000 के जो नोट जो नोटबंदी में हुए थे 8 नवंबर 2016 को, उस तरीके का ये कोई प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर आरबीआई ने आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दे दिया है, एक टाइम पीरियड पब्लिक को दे दिया है, जिससे कोई भी पैनिक क्रिएट ना हो। लीगल टेंडर वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल मतलब है। लीगल टेंडर का मतलब है कि आप अब भी उन नोट को यूज कर पाएंगे। आप, ऐसा नहीं है कि आपके पास जो घर में 2000 रुपये के नोट रखे हैं या आपके पास जो सेविंग में 2000 रुपये के जो नोट हैं वो अब बेकार हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। आप का जो 2000 रुपये का नोट है कल भी अगर आप मार्केट के अंदर लेके जाएंगे, आज से 10 दिन बाद भी ले जाएंगे, 2 महीने बाद भी ले जाएंगे, तब भी वो लीगल टेंडर बना रहेगा, क्योंकि आरबीआई ने उसको ये डिक्लेयर किया है। सो लीगल टेंडर बेसिकली होता क्या है? लीगल टेंडर देखिए, क्वाइन भी हमारा लीगल टेंडर होता है और जो बैंक नोट होता है ये भी लीगल टेंडर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? डाटा इज बेसिकली अ टेंडरेबल फॉर डिस्चार्ज ऑफ डेट और ऑब्लिगेशंस के लिए होते हैं। तो दो लीगल टेंडर में इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि अगर आप बेसिकली आरबीआई कह रहा है कि ये लीगल टेंडर है, इसका मतलब जो उसकी वैलिडिटी है 2000 रुपए की वो अभी बनी रहेगी।
सिंपल आपको एक टाइम फ्रेम अलॉट कर दिया गया है कि जो भी आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं वो आप एक टाइम फ्रेम के अंदर एक्सचेंज करा लीजिए। कहाँ से एक्सचेंज कराएंगे? एक्सचेंज देम इनटू बैंक नोट्स ऑफ अदर डिनोमिनेशन एट एनी बैंक ब्रांच। ये 2000 रुपए के नोट आप इजी गोइंग आराम से इसको एक्सचेंज करा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी वैलिडिटी जो है वो खत्म नहीं हो रही है। लीगल टेंडर में बेसिकली दो टाइप के लीगल टेंडर होते हैं, एक लिमिटेड लीगल टेंडर होता है और एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है। तो सबसे पहले मैं जो लिमिटेड लीगल टेंडर है ये आपको समझा देता हूँ। इसके अंदर सपोज करिए कि आपको बेसिकली एक 10 लाख की कोई कार परचेज करनी है। तो अगर 10 लाख की आपको कार परचेज करनी है तो आप 10 लाख के कॉइन लेकर के जो शोरूम ऑनर है उसके पास जाएंगे, तो क्या आपको बेसिकली वो 10 लाख की कार दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि वो जो 10 लाख के कॉइन है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज इट इज अ लिमिटेड लीगल टेंडर। तो कॉइन्स हमारे क्या होते हैं? कॉइन्स हमारे लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट तक ही अलाउ होते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि इसको किसने अलाउ किया कि एक सर्टेन अमाउंट तक ही अलाउ होंगे, और वो सर्टेन अमाउंट क्या है? जो सर्टेन अमाउंट है वो 1000 रुपए है, और ये जो अमाउंट अलाउ किया गया है ये आरबीआई के द्वारा अलाउ किया गया है, क्योंकि आरबीआई का एक एक्ट है जिसका नाम है क्वाइनेज एक्ट 2011। और क्वाइनेज एक्ट 2011 ही ये कहता है कि जो हमारा क्वाइन है ये आप 1000 रुपए तक ही यूज कर सकते हो, इसीलिए इसको लिमिटेड लीगल टेंडर कहा जाता है। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर सिंपल है, जिसे हम बेसिकली करेंसी नोट्स की बात करते हैं। ये हमारा क्या होता है? अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है, जो बेसिकली आपको जो पेमेंट करना है इसका कोई भी आप किसी भी अमाउंट तक आप पेमेंट इसको कर सकते हो। So that is the difference between the limited legal tender and the unlimited legal tender. So overall the legal tender means simple is it is a valid rupees, it is a valid banknote, because the legal tender authority is given by the RBI. एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट याद रखिएगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। ठीक है, दो तरीके की पॉलिसी होती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी वाज कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई एंड द फिस्कल पॉलिसी वाज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि जो आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है, जिसका जो टूल होता है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली कंट्रोल करती है उसका जो टूल होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट होता है। सो बेसिकली अगर हम 2000 रुपए के नोट की बात करें, इसके जो एक्सचेंज की बात करें, तो सिंपल देखिए कहा गया है एंश्योर ऑपरेशनल कन्वीनियंस एंड टू अवॉइड डिस्ट्रप्शन ऑफ रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ बैंक ब्रांचेस, एक्सचेंज ऑफ ₹2000 बैंक नोट्स, यानी कि जो 2000 रुपए का जो बैंक नोट है वो ऑफ अदर डिनोमिनेशंस कैन बी मेड अप टू अ लिमिट ऑफ 20,000 रुपीज। तो आपको एक पर्टिकुलर लिमिट में बांध दिया गया है कि आप एक टाइम पे 20,000 रुपए तक बेसिकली जो 2000 रुपए है वो एक्सचेंज करा सकते हैं दूसरे डिनोमिनेशंस में। ठीक है, और इसको स्टार्ट बेसिकली कहाँ से किया जा रहा है? 23 मई से ये प्रोसेस बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा। सो स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि जो बेसिकली 2000 रुपए का जो नोट है वो लिमिटेड लीगल टेंडर बना रहेगा, लेकिन कब तक बना रहेगा उसके लिए देखिए आरबीआई ने डेट डिसाइड कर रखी है 30 सितंबर 23। 30 सितंबर 2023 तक आपके पास जो भी 2000 रुपए के नोट हैं आप उनको इजी गोइंग बैंक ब्रांच में जाके एक्सचेंज करा सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा कि एक टाइम में आप सिर्फ 20,000 रुपए तक ही उसको एक्सचेंज करा पाएंगे, इससे ऊपर आप उसको एक्सचेंज नहीं करा पाएंगे। ये जो आज हम बात कर रहे हैं विड्रॉल ऑफ सर्कुलेशन ऑफ 2000 रुपीज, ये सारी जो चीज़ें हैं ये डिक्लेयर किसने की हैं? आरबीआई ने दिया है। 19 मई को बेसिकली उन्होंने ये सारी चीज़ें डिसाइड कर दी थी। ठीक है, और ये जो ओवरऑल ये जो प्रोसेस है इसको इन्होंने नाम दिया है क्लीन नोट पॉलिसी। ओके, इसको इन्होंने नाम दिया है क्लीन नोट पॉलिसी। सो ये ओवरऑल बेसिकली आरबीआई ने डिसाइड किया है कि आपका जो 2000 रुपए होगा, जो उसका जो नोट होगा वो अब आने वाले टाइम में वो लीगल टेंडर से हट जाएगा, अभी फिलहाल वो लीगल टेंडर है। ध्यान रखिएगा आरबीआई ये जो भी डिसीजन लेती है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आरबीआई जो वर्क करती है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो
वर्क है उसका मनी सप्लाई का। ठीक है, तो आरबीआई का जो सबसे मेन मोटिव होता है वो होता है मनी सप्लाई करना। ठीक है, जिसमें वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज करती है मनी सप्लाई के लिए। बेसिकली वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज कर सकती है। सिंपल सी बात है कि मनी की डिमांड कौन करता है? मनी की डिमांड हम कंज्यूमर्स कर सकते हैं, जिसको पैसे की जरूरत होती है वो मनी की डिमांड करता है। और मनी की सप्लाई बेसिकली कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक एक ही है और उसका नाम है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, जो भारत की जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये मनी की सप्लाई करता है। और डिमांड कौन करता है? डिमांड करते हैं कंज्यूमर्स। सो ये आपको ऐसा लग रहा है कि पब्लिक पॉलिसीज में कई बार आप बेसिकली जनरली फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि नहीं ये गलत है, इस तरीके से ये डिसीजंस नहीं लेने चाहिए थे, ये 2000 रुपये का नोट बंद कर दिया तो गलत कर दिया। इसके पीछे इकोनॉमिकल रीजंस भी होते हैं। इसका ऐसा मतलब नहीं कि सारी जो चीज़ें हैं वो केवल पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने बहुत इन शॉर्ट में आपको बता दिया कि जो मनी डिमांड है और जो मनी सप्लाई है, इसका इकोनॉमिकल रीजन शायद अप टू 1000 रुपीज़ का जो नोट है इससे रिलेट करेंगे थोड़ा सा। तो मनी की जो डिमांड है वो हम करते हैं, यानी कि कंज्यूमर्स करते हैं, और मनी की सप्लाई कौन करता है? आरबीआई करता है। तो इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है ये बनाना, ये आरबीआई की बहुत इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है। ये काम करना आरबीआई का काम होता है कि अगर बेसिकली जो मनी सप्लाई है वो प्रॉपर पहुंच रही। मनी सप्लाई अगर एक्सेस में हो जा रही है तो क्या प्रॉब्लम होगी? मनी डिमांड अगर एक्सेस में हो जा रही है तो क्या प्रॉब्लम होगी? बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट्स होते हैं जो आरबीआई को देखना पड़ता है। अगर वो नहीं देखेगी तो इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जैसे मैंने कहा मनी डिमांड और मनी सप्लाई, तो अगर मनी डिमांड और मनी सप्लाई दोनों इक्वल हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये कौन सी कंडीशन कहलाती है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाती है। ठीक है, कि मनी डिमांड और मनी सप्लाई, मनी डिमांड कंज्यूमर मनी की डिमांड कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसे बेसिकली चीज़ें परचेज करनी है, उसे चीज़ें देखनी है, तो वो मनी की डिमांड करेगा करेगा। और मनी की सप्लाई कौन करेगा? मनी की सप्लाई अगेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगी, जो कि बेसिकली भारत की एक सेंट्रल बैंक है। प्रॉब्लम इस कंडीशन में नहीं होती और जनरली ये कंडीशन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट भी नहीं करती। प्रॉब्लम इन दो कंडीशंस में होती है, इफ मनी डिमांड इज ग्रेटर देन मनी सप्लाई, एंड सेकंड इफ मनी डिमांड इज लेस देन मनी सप्लाई। So what will be happen in the economy? What is the effect if money demand is greater than money supply and if money demand is less than money supply? दो सिचुएशन हो गई ना आपके सामने। देखिए, फर्स्ट सिचुएशन में आप देख रहे हैं मनी डिमांड ग्रेटर है, और सेकंड सिचुएशन में आप देख रहे हैं मनी की जो डिमांड है वो लेस है। तो इन दोनों सिचुएशंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? टूल मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। टूल जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फ्लैक्चुएट होगा, इसका इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो बहुत सारे प्रोस्पेक्ट होते हैं जिसके बाद ही आरबीआई ऐसे डिसीजंस लेती है। और उसको कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, देखिए, जो शॉर्ट रन में इन्फ्लुएंस करती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लॉन्ग रन में इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, सो ओवरऑल ये जो पर्टिकुलर वीडियो था ये इसीलिए 2000 रुपीज़ के नोट के बारे में डिस्कशन था। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।